हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो। स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज कोई कंफर्म कर दो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। भाई सामने मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। तो बोलने का यार, इतने देर से चलिए। रे ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो करना है। ऑप्टिक्स के बाद ये वेव ऑप्टिक्स भी करना है। इनपुट की क्या करें? वेव ऑप्टिक्स पहले करना है, रे सर ऑप्टिक्स बाद में करें, या फिर खत्म करें? हाँ बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि सर डे से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, मतलब पिछले वाला जो 2 क्वेश्चन किए, मतलब वैसे वाला आए तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नीट में तो नहीं आता है। प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं होगा, बस ये है कि थोड़ा केयर लगाना है। हाँ जी, जवाब दीजिए। पहले क्या करना है? स्टार्ट करें, टाइम गया तो रे ऑप्टिक्स पे आ जाए, या पहले रे ऑप्टिक्स खत्म करें? सर रियोटिक्स खत्म कर दीजिए पहले। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन निकालना। चलिए, रे ऑप्टिक्स खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे हूँ। व्हेन प्लेन फेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, इट बिहेव्स एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल 30 सेंटीमीटर। तो क्या करने का? हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, समथिंग लाइक दिस। और कहा जाता है कि अगर इसका प्लेन सरफेस को सर कर देते हैं तो ये बिहेव करता है एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो पता होगा एथिकलेंट का, यहाँ पे सिल्वरिंग के केस में आया ना। ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आया ना? जी सर। सही है। दैट्स फाइन। मैं इसको इन जनरल सेंस सॉल्व करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू मुझे नहीं पता है। तो पहले तो मैं इसको यूज करके फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो 1/fl फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या आएगा?
म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई प्लस आर, और ये इधर इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी, तो 1 बाई एफ एल कितना हो गया, म्यू माइनस 1 बाई आर। वेरी गुड, हाँ जी सही है, फाइन। और अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट is equal to 2 by focal length of the lens, which is mu minus 1 over r plus 1 by focal length of mirror। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, सो 1 by f इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, 2 times mu minus 1 by r। कहने का मतलब है कि आपका f इक्विवेलेंट जो हो गया वो r by twice of mu minus 1 हो गया। डू वी अग्री, डू वी अग्री ऑन दिस, यस और नो? हाँ जी क्या बोलते हैं, इज दैट फाइन? कुछ तो बोल लो यार। यस सर। सर थोड़ा अभी ज्वाइन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज्वाइन किया है तो देखे क्वेश्चन नंबर 18 को, आपने देखा? फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा। एंड सेकेंडली क्या बोला गया है कि आपने इस बार इस सरफेस को लेट अस से कर्व कर दिया है। तो अगेन इस बार मिरर का काम ये वाला सरफेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वो फिर से वही 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा। इज दैट फाइन? हाँ जी समझ क्या बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो सेगा, बस ये इस बार इधर से आ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, जरा देख लीजिए। तो 1 बाई आर की जगह, मतलब R1 की जगह इंफिनिटी रहेगा, R2 की जगह मतलब माइनस ऑफ माइनस आर रहेगा, तो वो सेम चीज आने वाला है, जरा चेक कर लीजिए। हाँ जी देख पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई कंफर्म करो यार, क्लियर है? है ना? यानी कि अगर लाइट रे मेरा इधर से इधर कर रहा है, तो हमारा लेंथ फोकल लेंथ हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन यही रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही है, समझ में आ रहा है? यस साम्या समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, अंतर बस यही होगा कि आर की जगह इस बार इंफिनिटी रहेगा और R2 की जगह इस बार माइनस आर रहेगा, तो कुछ बदलने वाला नहीं है, तो अपना एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास है 2 बाई इनफैक्ट 2 इंटू म्यू माइनस 1 ओवर आर प्लस, इस बार फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना हो जाएगा मेरे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर है, तो फोकल लेंथ आर बाई 2, यानी कि हो गया 2 बाई आर। 2 बाई आर टेकन एज कॉमन, तो म्यू माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 गया, दैट इज 2 बाई आर, 2 म्यू बाई आर, इस बार का इक्विवेलेंट, यानी कि एफ इक्विवेलेंट को आप कह सकते हैं आर बाई 2 म्यू। अभी गुड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना यस चाह रहा हूँ? सर। हाँ जी, तो यही दोनों बातें आपको बताई गई हैं कि इस केस में जब प्लेन को कवर करते हैं तो 30 है, और इस केस में आपका 10 है, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 30 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करेंगे म्यू और आर दोनों निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी, आगे चले, सर एक या मिनट, सॉल्व साइड करवाना है मेरे से? साइड हटेंगे। हाँ हट गया। ओके सर, हो गया। चलिए आगे चले। बोल रहा है फॉर अ प्रिज्म
kept in air, it is found that for an angle of incidence 60 degree, the angle of prism A, angle of deviation da, and angle of emergence E becomes equal. ठीक है? Then the refractive index of the material is, angle of prism पहले दे दिया है A, एंगल ऑफ प्रिज्म ए आपको बोल दिया है कि भाई ये मेरा है 60 डिग्री। इसके अलावा बोला है कि किसी डेल्टा के लिए एंगल ऑफ फोर द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बिकम्स इक्वल। कहने का मतलब है, बोल रहा है कि आपका ए इक्वल्स एंगल ऑफ इमर्जेंस ये 60 डिग्री है, तो आपसे म्यू पूछा जा रहा है, राइट? यही है ना? हाँ जी, क्वेश्चन। तो अगर ए 60 डिग्री है तो ये सब 60 डिग्री है। एनीवे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए, आया ना? सही है? डू यू अग्री विद दिस? आया ना? डू यू सर अग्री विद ये दिस? वाला सर और एक बार रिपीट करेंगे। कौन सा? ये तो डायरेक्ट पढ़ा है मेरे भाई। एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस प्रिज्म एंगल। ये नहीं देखा आपने? नहीं सर, मतलब कौन क्लियर सा, है ये मतलब या? इस वाला है ना? हाँ भाई, आप अपने सर आवाज में कुछ क्वेश्चन करो यार, नंबर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। 19 क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आ जाइए, डेटा है 60 डिग्री, आई पता नहीं है, ई है 60 डिग्री और ए भी है 60 डिग्री। कैंसिल हो गया, तो आपका आई कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। So we have proven I is equal to 60 degree and it is such E. तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या है? मिनिमम है, आया ना? अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, तो हमारा डेविएशन आ रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मिनिमम डेविएशन है। चलिए, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। ए और डेल्टा मिनिमम 60 है, तो 60 प्लस बाई 2 60 हो जाएगा। सो इट इज साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 60 बाई 2 30, सो साइन 30 डिग्री विच इज √3 बाई 2 और 1 बाई 2 विच इज √3। Are we good? 1.73। हाँ जी, समझ में आया क्या? क्लियर है ये वाला? रिप्लाई सर एक मिनट रुक जाइए। क्लास को लाइव रखो। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ बोलिए आप भाई, दिख रहे हैं। क्या बात कर? दिख रहा है सर। चलो, Done, ये sir. क्लियर है, आया ना? Done. आगे चलता है। आगे बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड produce the image of the object on the screen for two different positions. Between the screen and the object, the distance between the two positions is 40 centimeter. Then if the power of the lens is n by 100 diopter, where n is an integer, the value of n is तो भाई मेरे ये वाला आप लोगों ने लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा होगा, होपफुली, आया ना? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड याद है सबको? यस सर। कोई कुछ बोलेगा? अच्छा चलिए, तो अगर आपको लेंस डिस्प्लेसमेंट में याद है तो आपको फोकल लेंथ का फॉर्म भी याद होगा, होपफुली, आया ना? क्या है? डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, याद है क्या? ऐसा ही कुछ है ना लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का?
हमारे पास ये सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो वैल्यूज ही रखना है। चलिए क्या क्या है। कैपिटल डी है, आप कैपिटल डी होता है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट बीच का डिस्टेंस, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और आपका क्या स्मॉल डी होता है जितना आप डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज 40। चलिए 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर बाय 4 इंटू 100, सही है। तो फिर क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं 100 कैंसिल कर देते ऊपर में भी। तो ये आपका हो गया 100 बचेगा माइनस यहाँ पे 16 बचेगा, 1600 आना है, डिवाइडेड बाई 4। डू यू एग्री विद दिस? है ना, मैंने 100 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक 100 बचेगा, यहाँ पे 1600 आना था तो 16 बचेगा, 100 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 16 4 20 20 80 84 बाई 4 21। तो फोकल लेंथ आ गया अपने पास 21 सेंटीमीटर, दैट इज 21 बाई 100 मीटर। तो हमारा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 21 डायोप्टर। तो हमसे बोला गया है n बाई 100, n is an integer, तो 100 नीचे होना चाहिए भाई अपने को, क्या करना चाहिए। तो 100 के नीचे 40 सेंटीमीटर डायोप्टर, 84 बाई 4 21 का लेंथ 21 बाई 100 मीटर, 100 बाई 21, इसको 5 कर दिया जाए तो 500। 4766 ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट। इसको डेसिमल में ले जा करके आप सॉल्व करें तो आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एनीवे वी चेक दैट। हमारे पास है सर यहाँ पे ये 100 470, by 21 d हाँ। क्यों लिखे? सॉरी ये पावर में बिल्कुल सॉरी, ओह पावर अब ठीक है। ठीक है ना। सो दैट्स फाइन। अच्छा यहाँ पे हमें पहले तो इसको बदलना पड़ेगा इसमें, क्या कहते हैं what one can say decimal places में इसको। so can anyone do this division 100 divided by 21 कितना आ रहा है? 4.76 4.7619 4.76 4.76 diode. So I can write it as 476 by 100 diopter. इसको कंपेयर करेंगे तो बोल देंगे कि भाई हमारा n जो है वो 476 है, सही है। हाँ जी, इज दैट ओके? yes sir चलिए आगे चले। यस सर। बोल रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर is in front of a curved surface of a plano convex lens. The radius of curvature of the curved surface is 30 centimeter. Reflective index of the material is 1.5. Then the focal length of the lens is, ये तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला हमने, म्यू -1 बाय आर करके। हाँ जी याद है ना, ये जो इक्विवेलेंट मिरर यानी कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर रहे, तो वहीं पे हमने फोकल लेंथ निकाला था ऐसे सरफेस का, करेक्ट ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का म्यू माइनस बाय आया था 1 बाय एफ इक्वल, याद है या फिर से करवाइएगा?
क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे, 19 नहीं 18 डिस्कस कर रहे थे। 18 Yes, sir. में 1/FL निकाला था हमने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो। A convex lens of focal length 20 centimeter produces images of same magnification 2 when an object is kept at a distance x1 and x2. x1 is greater than x2 from the lens. The ratio of x1 and x2 is, हो जाएगा या करना है? सिंपल है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन से यू एंड एफ। यू एंड एफ के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है। दो वैल्यूज है दीजिए x1 वाला x2 सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए कर देंगे। सो हमारा कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, m इक्वल टू v बाई यू। डू यू गाइस एग्री? है ना? एग्री? अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल ऑब्जेक्ट। फाइन। तो हमारा सिचुएशन बहुत स्पेसिफिक है। तो हम लोग ये क्या कहने वाले हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसीलिए हमारा फोकल लेंथ एफ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारा फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? बोलिए तो। सो आई sir. यूज प्लस एफ नॉट एंड रियल ऑब्जेक्ट है तो यू जो होगा मेरा माइनस होगा, तो आई यूज माइनस एक्स इंटू ऑफ यू। हमारा जो फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। इसमें हम लोग ये वैल्यूज डालने वाले हैं, तो 1/u के जगह 1/-x प्लस 1/f के जगह 1/f नॉट डाउन। सो इट इज xf नॉट माइनस f नॉट प्लस x। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? हाँ जी, समझ में आ रहा है? सही है, हाँ सर। फाइन ना? Yes, तो sir. चलिए हम लोग यहाँ से v कह सर सकते थोड़ा हैं। ब्लर है सर, समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। भाई वो वेदर का प्रॉब्लम है, इसमें मैच नहीं कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली कांट डू एनीथिंग। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। सर x1 x2 मतलब वो इग्नोर कर दिया x2 को, मतलब एस बड़ा है। नहीं, कर रहे भाई। नहीं पहले एक जनरल बात नहीं, मतलब कर यहाँ पे, जनरल ठीक पूछ है? लिया। यहाँ पे पहले जनरल बात कर। तो v इज इक्वल टू एक्स एफ नॉट बाई माइनस एफ नॉट प्लस एक्स। यहाँ दिक्कत है ना? नो सर। होना नहीं चाहिए। चलिए, तो m बोल रहा है, तो m इज इक्वल टू v विच इज एक्स एफ नॉट बाई माइनस एफ नॉट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई u विच इज माइनस एक्स। x से x गया, कितना आ गया? एफ नॉट बाई माइनस एडजस्ट कर लीजिए, x माइनस एफ नॉट। सही है? हाँ है ना? m इक्वल टू एफ नॉट बाई एक्स माइनस एफ नॉट। डू यू एग्री? यहाँ पे मेरा x पॉजिटिव नंबर है, एफ नॉट एक पॉजिटिव नंबर है। इनका जो साइन है उसका हमने पहले ही टेक केयर कर लिया है। डू यू एग्री? यहाँ तक सही है? यस यहाँ तक सर। कोई समस्या? हाँ है ना? जल्दी नो बताइए। सर। नहीं। अच्छा, अभी बोल रहा है कि दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन 2 है। तो एक बार x1 है, एक बार x2 है, तो हम लोग बोलेंगे m कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है? और लेट अस राइट प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू एफ नॉट बोला है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई x माइनस 20। डू यू एग्री? है ना? एग्री? यस सर। एक काम कीजिए, इस प्लस माइनस को उठा करके यहां डाल दीजिए और 2 10 जा 20 कर दीजिए। इसको उठा के इधर ले आइए। तो इट इज x माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। सही है? यस सर। हाँ जी, इसको बोलिए। तो अभी x का दो वैल्यू होगा, x विल बी इक्वल टू माइनस मतलब 10 प्लस 20 30 माइनस 10 प्लस 20 10। सही है? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक आपका x1 हो गया, एक आपका x2 हो गया। अभी आपसे फिर और भी पूछा है द रेशियो 1:3 और 3:1 व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। आगे चलें।
सर थोड़ा हटिए सर। हाय हाय, अच्छा हुआ बोल दिया। नहीं तो 1 सेकंड का लेट होता मैं पूरा मिटाने वाला था। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 20 हो गया सर। थैंक यू। Next, coming to question number 23. A compound microscope consists of an objective length of focal length 1 centimeter. So here they want to say that FO is equal to 1 centimeter and FE is equal to 5 centimeter. The distance between the object and the objective lens UO is equal to 10 centimeter, at which the strain on the eye is minimum. With a separation, wait. Separation यानी कि length of the telescope दिया हुआ है. Compound objective lens 1 centimeter, eyepiece 5 centimeter with a separation. Yeah, length of the telescope 10 centimeter दिया है. The distance UO आपसे पूछा जा रहा है, राइट? सही है? हाँ जी। ओके, क्या करना है यहाँ पे? हमसे बोला जा रहा है कि स्ट्रेन जो है आई पे मिनिमम है। स्ट्रेन आई पे मिनिमम है कहने का मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है? फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे बन रहा है, राइट? आया ना? कुछ तो बोलिए। इन्फिनिटी। अच्छा, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हमारा जो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। हमारा आईपीस ऑब्जेक्टिव आइस कहते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दैट इज यूओ। इसका इमेज यहाँ पे बन गया, लेट अस कॉल इट यूई, और ये पॉइंट सॉरी यू वीओ, और ये पॉइंट जो है वो इसका आईपीस का फोकस होना चाहिए था, तो ये लेंथ जो हो गया वो एफ होना चाहिए। इज दैट फाइन? मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। आर वी गुड? हाँ जी, सही है? तो बोलिए, हाँ सर। समझ में आया क्या? यस सर। सही है, लेकिन 1 सेकंड दीजिए सर, ड्राइंग कर लो। क्या? अच्छा, ये बोला सो और एक बार बता देंगे। मैंने बोला कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा आईपीस है, ऑब्जेक्टिव के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्टिव ने अपना इमेज यहाँ पे बनाया है, सो दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वीओ, सॉरी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस वीओ। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो फर्स्ट इमेज है वो होना चाहिए आईपीस के फोकस पे। तो ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, यानी कि वीओ प्लस एफ ई शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। डू यू एग्री? अब तो बोलिए, सही है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग वीओ निकाल सकते हैं। वीओ विल बी इक्वल टू एल दैट इज 10, एफ ई दैट इज 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें एफओ पता है, वीओ पता है, यूओ निकालना है, क्या दिक्कत है? 1 बाई वीओ इज इक्वल टू 1 बाई एफओ प्लस 1 बाई यूओ, यानी कि 1 बाई यूओ इज इक्वल टू 1 बाई वीओ। 1 बाई वीओ, वीओ 5, दैट इज 1 बाई 5 माइनस 1 बाई एफओ। एफओ भी 5 है ना? सही है। नहीं यार, एफओ 1 है,
FO 1 है। So is that fine? Settle? कितना गया ये? 1/5 minus 1, 4/5 आया, -4/5। So UO कितना हो गया? -5/4 सेंटीमीटर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। सो डन, समझ में आया क्या? यस सर, हो गया। हाँ जी, उसको बोलिए। चलिए आगे चले। यस सर। इन अ कंपाउंड, 1 minute sir, इन अ कंपाउंड माइक्रोस 1 minute sir, क्या? तो 1 minute सर, थोड़ा आगे पहले लिख लो सर। सर वो पहले वाले मतलब ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या लिखा है आपने एफी के पहले? ये नहीं नहीं, उसके पहले वाला, वो लाइन के ऊपर। जी सर। यहाँ नहीं नहीं, वो सर एफी के ऊपर में जो लाइन है ना, उस वो वाला पिक्चर में। इसका कुछ नाम, ये कुछ लिखा नहीं है, बस डॉट मिला रहा है, उस पॉइंट का नाम बता रहा है। ऐसे ये अगर आपका ऑब्जेक्ट O है तो ये आपका फर्स्ट इमेज I1, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, आगे भी चलना है। हुआ? हो गया सर। हाँ तो बोलिएगा ना। Next, a compound microscope, the magnetic virtual image is formed at a distance 25 centimeter from the eyepiece. The focal length of the objective lens is 1 centimeter. The magnification is 100 and the tube length of the microscope is 20 centimeter. The focal length of the eyepiece in centimeter is. तो ठीक है ना भाई, हमारा फाइनल इमेज बताया ही हुआ है, मैग्निफिकेशन बताया ही हुआ है, समझ सकते हैं, है ना? क्या बोलते हैं, हो जाएगा, है ना? उसको बोलिए। ये आगे जैसा करना है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नहीं पिछले वाला जैसा नहीं, इसमें आपको मैग्निफिकेशन पावर दे दिया है, लेंथ ऑफ द ट्यूब दे दिया है, ठीक है ना? तो दोनों का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, माइनस अभी दीजिए, तो V by U into 1 plus D by FE। सर अगर मैं कर M की दीजिए। बात, अरे कर तो हम ही देंगे सारा, आप क्या कीजिएगा, वो हम पूछ रहे हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ना? सही है? इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। एंड लेट अस से अगर हम लोग लेंथ ऑफ द ट्यूब बात करें तो L क्या देता है? V0 प्लस DFE बाई D प्लस FE। इज दैट ओके? अभी आप कुछ देखिए, हमारे पास क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि FO पता है हमें, ठीक है ना? मैग्निफिकेशन M पता है और लेंथ ऑफ द ट्यूब पता है। इज दैट फाइन? सही है? अच्छा, अभी आप बोलिएगा सर VO UO ये सब तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करने का, है ना? तो यहाँ पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम लोग? कि हमारा जो UO होता है दैट इज वेरी क्लोज टू FO। मतलब हमारा मेन मकसद क्या रहता है FO के साथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ, कि हम लोग रियल इमेज चाहते हैं। पहला इमेज जो होता है वो हम लोग रियल इमेज चाहते हैं। तो रियल इमेज के लिए हमें क्या करना है, बस हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखना है, फोकस के अंदर नहीं आ जाना चाहिए, फोकस और फोकस के बीच में नहीं आ जाना चाहिए, हम लोग जस्ट फोकस से दूर रखते हैं।
वही कितना दूर रखते हैं। नॉर्मल बात है, माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, हम ऑब्जेक्ट को जितना रखेंगे उतना बेहतर है, करेक्ट ना। तो फिर भी कितना पास रखना चाहिए, तो नॉर्मल बात कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला लेंस हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस एफ है, हम लोग अब अपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, तो नॉर्मल बात बस इसको थोड़ा सा क्रॉस कर जाइए, आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, काम चल जाएगा, है ना। सही है, सही है। Is that okay? Yeah. हाँ है ना, ये कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। Are we good guys? Okay, finally. एंड सेकेंडली मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो L है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VO। फाइन, दैट इज माय सेकंड अप्रोक्सीमेशन को अगर मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, L by FO into 1 plus D by FE। कैन वी से सो, है ना। और कोई है सर भी ये तो समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। क्या नहीं समझ आ रहा है बताइए। सर मतलब क्या करना है, मतलब ठीक से ठीक। कुछ नहीं का तो वो फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब और मैग्निफिकेशन को कंबाइन करने वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है। अभी क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल डी इंटू एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है, एल डी इंटू एफ ओ एफ ई। इज दैट फाइन, इतना याद। ये हमारा टर्म्स में मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला है। इज दैट ओके। जी मैं अभी मैं सोच रहा था कि रिलेशन दे दूं, खैर उसकी कोई जरूरत भी नहीं है हमें। खैर पास सारे डेटा अवेलेबल है, आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सो जस्ट राइट 20। डी आपका नहीं 25 सर, वो बीच सेंटीमीटर। का जो आप बोल रहे थे ना, यू आपका एफओ का बराबर नहीं वो और वो पिक्चर्स से। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नोट, वो छोड़िए, जरूरी नहीं है, ठीक है, आप बस फॉर्मूला देखिए। एफ ओ आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एफ ई आपको निकालना है और ये आपका 100 है। इज दैट फाइन। हाँ जी, यस सर। तो आपका एफ ई कितना हो गया, 20 इंटू 25 बाई 100, 25 4 जा 5, तो एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आर वी गुड। यस सर। इसमें ऑप्शंस तो थोड़े से रंग बिरंगे हैं। सब पर 5.60 दिया हुआ है, या तो 4.48, तो 4.48 ही होगा अगर ये देखा जाए तो। या फिर अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट इस तरीके, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट वांट टू यूज L by H naught into 1 plus D by Fe। अगर मैं इसको 100 कहता हूँ तो L हमारे पास है 20, F 1 है, F नॉट 1 है, कोई बात नहीं है, 1 plus D by Fe is equal to 100, 25 जा 4, 25 by Fe is equal to 4, equal to 25 by 4, 6.46 जा 24, 6.125। अपने पास L 20 F1 25 जा 100, 5 50 equal to 25 by 4,
या 6.125 this 125 सेंटीमीटर। लगता है यार ये अप्रोक्सीमेशन से नहीं मानेगा। Any answer close to our calculation? 24 4.48 फिर वही देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? I have got 5 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिंस वी हैव यूज्ड दिस अप्रोक्सीमेशन, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, वो कोई जेन्युइन फॉर्मूला नहीं है। और अदरवाइज हमें पूरा यूज करते हुए पूरा एक्सप्रेशन लिखते हुए इन दोनों को अलग अलग वी नॉट यू नॉट अज्यूम करते हुए फिर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है हम लोग बोल दें कि ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हुए 4.48 बोल रहे हैं। इज दैट फाइन? हाँ जी। So we are just use LD by F naught FE. That's it. सही है, समझ में आ रहा है? सर आंसर आया ना? ए करेंगे तो फिर इससे या बी लेंगे? हाँ मेरे हिसाब बी तो 3.5 है। अच्छा बी 5.6 ना, हम तो 5.6 सर बहुत ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेट करके 5 सेंटीमीटर पा रहे हैं ना, तो मतलब वो तो जो हाँ आंसर बिल्कुल, आना चाहिए वो तो अप्रोक्सीमेशन में 4.8 में ही तो आ सकता है ना, 5 से तो ज्यादा तो नहीं होगा। वही तो मैं भी बोल सर रहा हूँ। ए मतलब वही बोला था मैंने, अभी पूछ लिया एक बार। नहीं सही है, सही है। आगे चलते हैं। When light falls on a given plate at an angle of incidence 60 degree, the reflected and refracted rays are found to be normal of to each other. The refractive index of the medium material plate is Brewster's angles का Brewster angle concept है. So can you do that? Yes, हाँ जी, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट है, करना है या करना है? तो कुछ बोलो यार, करना है तो बोलो, मैं करता हूँ। ये तो वेव ऑप्टिक्स क्लास या बोलिए। नहीं कोई बोल रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स पे आ रहा हूँ। अच्छा एंगल ऑफ tan 60 √3 निकाल लीजिए, 1732 आंसर हो जाएगा। न्यू इक्वल टू tan I ऑफ tan ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल होता है। तो लेट अस से हमारा लाइट रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मल बात है ये 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। और ये आपका ऐसा मान लीजिए रिफ्रैक्ट हो गया, और हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 60 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ जी, इज दैट ओके? ये 60 है ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। यस अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो लिखिए इस मीडियम को 1 बोल दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दीजिए। तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन 30 डिग्री। साइन 30 को आप cos 60 भी लिख सकते हैं, इधर ले आइए। तो म्यू इक्वल टू sin 60 बाई cos 60 दैट इज tan 60 डिग्री √3। सो म्यू इज इक्वल टू √3। इज दैट डन? इसी को कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, जो कि आपको पोलराइजेशन में पढ़ना है। ठीक है जी सर।
चलिए स्टार्ट करें। वेव ऑप्टिक्स, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, गाइस आर यू देयर? यार आप लोग मैसेज वैसे भी भेजते हैं क्या? हम पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन anyway. Two beam of light having intensities I and 4I interfere to produce fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A and pi at point B. The difference between the resulting intensities at A and B is, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, I resultant equal to I1 plus I2 plus 2 root पर I1 I2 cos phi. यूज कीजिए पॉइंट पे, इंटेंसिटी पता कीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और फिर आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। हो जाएगा या मेरे से करवाना है? हाँ जी, क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, करवाना है या हो जाएगा? सर कर दीजिए सर। आगे से साम्या का ओपिनियन काउंट नहीं होगा। नहीं एक सर, भी सवाल हमको छोड़ने के लगा लिए कि नहीं सर बोलता है, सारा बोलता है कर दीजिए नहीं सर। नहीं सर, मुझको लगा कि सर पहले वाला क्वेश्चन था, शुभ काम शुरू करने के पहले तो फर्स्ट वन से ही शुरू किया जाए। ज्योतिषी उसी में विश्वास रखते हैं क्या आप? चलिए ये फॉर्मूला सबको पता होगा, I1 I है, I2 4I है। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट ए की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी, रिजल्ट इंटेंसिटी एट आई, ए आई प्लस 4I प्लस रूट ओवर आई इंटू 4I, और कॉस फाई कितना हो जाएगा? पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 बोला है ना, पाई बाई 2। cos pi by 2 is cos 90 degree. This thing is 0. So it is simply I plus 4I, which is pi by. Guys, do we agree here? हाँ जी, चलिए आई बी की बात कर लेते हैं। I plus 4I plus 2 रूट ओवर I 4I इंटू कॉस, यहाँ पे 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री इज -1, तो बस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। इट इज 5 बाई माइनस 2 है और 4I है, तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 4I माइनस 4I हो जाएगा, हाँ है ना, विच इज I। डू यू एग्री? या डू यू एग्री? यस सर। क्या बोलते हैं? तो डिफरेंस कितना हो गया? आई ए माइनस आई बी कितना हो गया? 4I। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वेव फ्रंट दिया हुआ है पी, जो कि ए और बी किसी ऑप्टिकल सिस्टम से होकर के पास करता है, और पास करने के बाद उसका वेव फ्रंट क्यू और आर हो जाता है। तो बताइए ए और बी क्या है? सिंपल सा बात है, पहले वेव फ्रंट ज्यादा फैला हुआ था पी वाला, और क्यू वाला सिकुड़ गया है, मतलब कन्वर्ज हो गया है। तो ए क्या होना चाहिए? कोई कन्वर्जेंट लेंस या कोई कन्वर्जिंग मिरर। तो मिरर का तो कोई खैर बात नहीं, मिरर तो पीछे वापस आ जाए, तो मिरर तो होगा नहीं, लेंस होगा, तो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। इज दैट फाइन? और प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म कोई कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं करता है, वो वेव फ्रंट को अपने बे के तरफ मोड़ देता है। तो कहने का मतलब है, आपका वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, आपका प्रिज्म कुछ ऐसा रहा होगा, इसका ऊपर की तरफ रहा होगा, इसीलिए अब आप वेव फ्रंट ऐसे हो गया। इज दैट फाइन? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, इज दैट ओके?
तो पहला वाला कन्वर्जेंट लेंस है, दूसरा वाला प्रिज्म। सर आपका सही है, वीडियो समझ में पॉज आया? हो गया आगे सर। चले। सबके लिए पहुंच है क्या? सबको ऐसा लग रहा है? यस सर, आगे नहीं चले। सर अब ठीक तो है। भाई लोग ठीक है। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर the interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n in the interference pattern. The ratio of Imax minus Imean by Imax plus Imean will be. ये करना है या हो जाएगा? फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नया बात तो है नहीं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा या मैं सॉल्व करूं? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, करना है कि नहीं करना है? कोई नहीं बोल रहा है तो फिर मैं छोड़ रहा हूँ। सर आंसर सी है। आंसर सी है, सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टू लाइट वेव्स सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, then the first ray travels a path of length L1 through a medium of refractive index mu1, the refractive index mu2. The two waves are then combined to observe interference effects. Phase difference between the two, where interfere is. हाँ जी, ये करवाना चाहते हैं हमसे या छोड़ सकते हैं हम? बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी 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 भाई, वेट मत करो, इतना देर में हम करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि पहला जो दोनों वेव स्टार्ट होता है सेम फेज से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये जो है वो एल लेंथ ट्रैवल करता है mu1 मीडियम में, और ये जो है वो एल लेंथ ट्रैवल करता है mu2 मीडियम में। फिर ये दोनों यहाँ पे आकर के इंटरफियर कर रहे हैं, तो इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? mu1 टाइम्स एल, ठीक है। L2 भी है, इसको L1 कह दीजिए, इसको L2 कह। इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? mu2 L2 हो जाएगा, सही है? हाँ जी, इज दैट फाइन? तो पाथ डिफरेंस कितना है मेरे भाई? डेल्टा एक्स, ऑब्वियसली mu2 L2 माइनस mu1 L1, राइट? राइट ना? ये पाथ डिफरेंस हो गया, सही? Do you guys agree? ओके, पाथ डिफरेंस पता चल गया तो हमें फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा। डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई, सो इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू mu2 L2 माइनस mu1 L1, दैट्स इट, खत्म। इज दैट फाइन? डन गाइस, ओके, समझ में आया क्या? कुछ तो बोलिए, हो गया तो आगे चलें। ओके, a ray of light of intensity I is incident on a parallel glass slab at point A as shown in the diagram. It undergoes partial reflection and refraction. At each reflection, 25% of incident energy is reflected and rest will be refracted, obviously. The rays AB and A prime B prime undergo interference. The ratio of Imax and Imean. भाई ये सेम क्वेश्चन है, एंट्री का डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट डू यू से, करना है या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, तो एक मिनट साइड हटेंगे, वो थोड़ा लिखना बाकी है वो। अच्छा जरूर। हो गया सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, बताइए ये क्या करना चाहते हैं या ये आप लोग संभाल सकते हैं? सर समझा देने से हो जाएगा, मतलब कैसे करना है। अरे अच्छा ठीक है, समझा देगा।
लेटर से लाइट रे यहाँ पे आया और पहले ये लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा होता है और तब जो रिफ्लेक्शन होता है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट होता है। इज दैट फाइन? हाँ जी, समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ तो बोलिए भाई मेरे, समझ में आ रहा है? सर प्लीज रिपीट, हाँ, एक बार बोल लिए फिर से। मैंने बोला जब लाइट रे, हाँ बिल्कुल, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करता है, जैसे कि इस पॉइंट पे हो रहा है, पहले एयर से इधर ग्लास स्लैब में जाने वाला है, रेयरर से जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जाने वाला होता है, उस टाइम पे देखिए हर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। तो उस पॉइंट पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 180 डिग्री यानी कि पाई डिग्री का एक फेज डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। यस यस सर। समझ में आ रहा है? इसका उल्टा ट्रू नहीं है, जब डेंसर से रेयर में आएगा यानी कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन और होने वाला है, वहां पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये ट्रू है, मैंने सारा स्टेटमेंट एक साथ से बोल रहा हूं। जब लाइट रे एरर से डेंसर मीडियम में जाने का कोशिश करता है और तब वहां रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस टाइम पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट होता है। इज दैट फाइन? जी Is that fine? सर, जी सर। चलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि 100 इंटेंसिटी का लाइट रे आ रहा था, 100 यूनिट इंटेंसिटी का लाइट रे आ रहा था और जस्ट टू मार्किंग पर्पस इसका फेज था 0 डिग्री। इज दैट फाइन? तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका जो फेज होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा और इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 35%। ये होता है कहाँ गया? 25% हर एक इंसिडेंट रे का 25% रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर 100 आया तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा इसका? 25 यूनिट। डू वी एग्री? हाँ या ना? और रेस्ट 75% है वो एंटर कर जाएगा यहाँ पे, सही है? समझ रहा है? ओके फाइन। अभी क्या है कि लाइट रे जो है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट होगा। तो लेट अस से ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया और यहाँ पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। वेल एंड गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा लाइट रे को बाहर नहीं निकाला है क्या? ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ट्रांसमिशन होना चाहिए। ऐसे हम लोग जनरल केस की बात कर रहे हैं। तो लेट अस से कि 100 में से 25 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 75 इंटेंसिटी का लाइट रे पहुंचा होगा। गाइस डू यू एग्री? यस सर। हाँ ठीक है। तो 75 यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसका भी फेज 0 डिग्री ही रहेगा, इसका फेज चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसमें डायग्राम में बताया नहीं है कि ये जो है वो बाहर भी निकल रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है, बट नॉर्मल कॉमन सेंस बता रहा है कि होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रांसमिटेड वेव रहेगा उसका भी 0 डिग्री ही रहेगा। खैर उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है ट्रांसमिटेड वेव से। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से कोई फेज चेंज नहीं होगा, ये भी 0 डिग्री का ही फेज रहेगा। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना लाइट रे का इंटेंसिटी हो गया है। आई ये जो 75 पर आया है इंटेंसिटी, उसका जस्ट 25% जाएगा। तो 70 का 25% कितना हो गया? 70 इंटू 25 बाई 100, 25 4 जा यानी कि 75 बाई 4। इज दैट फाइन? फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे फिर से एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा 18.75। यहाँ पे फिर से। अरे ठीक है भाई, रखिए 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 वो ठीक है। तो ये आपका 75 बाई 4 वाला आपका ये लाइट रे आएगा इधर और यहाँ पे आपका फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन का हमें ऐसे ही बात नहीं करना है, हमें तो बस ट्रांसमिशन का बात करना है। तो जो ट्रांसमिशन होगा का भी फेज चेंज नहीं होगा, वो भी 0 डिग्री ही रहेगा। बस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ये जो 75 बाई 4 है उसका अगेन 1/4 पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट पोर्शन हो जाएगा 75 बाई 16। हाँ
हाँ, और जो बच गया यानी कि 75/4 का 3/4 ये आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट फाइन? तो आपको इन दोनों का ये करवाना है, समझ रहे हैं, इन दोनों का इंटर करवाना है। तो दोनों इंच का फेज डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं 180 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ये पाथ डिफरेंस भी हमें कैलकुलेट करना होता है यूजुअल केसेस में, बट यहाँ पे क्या है कि हमें थिकनेस नहीं दिया हुआ है, स्लैब का थिकनेस नहीं दिया हुआ है, या फिर जो थिकनेस है भी तो उसको हम लोग इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल मान करके खत्म कर रहे हैं। अदरवाइज वो कॉस म्यू कॉस आर आ जाता है, खैर कोई बात नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास दो लाइट रे हैं, एक का इंटेंसिटी 25 है, दूसरे का इंटेंसिटी दिस थिंग है, ठीक है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये है, ठीक है, और दोनों को इंटरफियर करवा रहे हैं। तो बताइए हमारा जो इंटरफेरेंस होगा आई मैक्स और आई मीन वो कितना हो जाएगा? तो आई मैक्स इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आई मीन, और आई मैक्स प्लस √I2 का। इज दैट फाइन? हाँ जी। हाँ, लेकिन मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि सिंस इन्होंने इस पॉइंट पे वो नहीं आया है कि ट्रांसमिट हो रहा है, तो शायद ये लोग इस चीज से मुकर जाए कि लाइट रे यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है। तो इन दैट केस हम लोग जो ये बाहर कर रहे हैं इसको 75/4 ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे 75, टोटल 75 होकर के आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता यस सर। हूँ? हाँ जी, तो वो आप सर चेक कीजिएगा। सर आगे आप चलें? जो बोल रहे हैं हाँ कि बोलिए। जो बाहर निकला है आपने मतलब दूसरे सरफेस पे ये आप जो हाँ 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 वो तो सर पिक्चर में दिया भी नहीं है, तो हम उसको क्यों वही इंक्लूड तो मैं करें? बोल रहा हूँ भाई। नहीं, नहीं पिक्चर में ठीक है नहीं दिया है, मतलब लेकिन कहीं ये भी तो नहीं बोला कि ऐसा नहीं हो रहा है। पिक्चर में नहीं दिया है इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं मैं क्या बात बोल रहा हूँ? यहाँ से अच्छा लाइट ठीक रे है बाहर किस कंडीशन में नहीं जाएगा? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। जी समझ सर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी लाइट सर रे यहाँ से बाहर कब नहीं आएगा? जब यहाँ पे टोटल इंटरनल हो रहा होगा। लेकिन ऐसा बोला तो नहीं गया है ना क्वेश्चन PIR हो रहा है या कुछ भी। तो मैंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट आपके सामने में रखा कि कैसे अप्रोच करते हैं, बट आंसर मैच कराना कोई वो चीज नहीं है, वो मेरा पर्पस नहीं है कि मैं आंसर मैच कराऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन के सहारे जो इसके इफ एंड बट्स हो सकता है वो सारी बातें कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। In YDSC experiment, light of wavelength lambda, separation of the slit D, screen capital D, modern lambda is the fringe width is beta. The distance from the point of maximum intensity to the point where the intensity to the half of the maximum intensity on the either side is. ठीक है? क्वेश्चन पढ़ा आपने? हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ा आपने? ये बोल रहा है कि ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमम, यहाँ पे आपको आई मैक्स मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम ये होता है आपका y = 0 पे। अच्छा, यहां आ जाइए, फिर y = β/2, इस पोजीशन को आप कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। यहां पे आपका इंटेंसिटी मिनिमम होता है। सिमिलरली ये आपका y = -β/2, ये भी आपका फर्स्ट मिनिमा है, और यहाँ पे भी आपका इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होता है। लेकिन को मिनिमम इंटेंसिटी तक जाना है, आपको हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी रखना है, पॉइंट पे मिलेगा, यही पूछा गया है। इज दैट फाइन? यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारा रिजल्टेंट 2 है, हाफ है, आई मैक्स का आधा है, तो ये बेसिकली कितना है? अच्छा, YDSC में अगर मैं दोनों के लिए सेम अपर्चर विड्थ रखा है तो उसमें हमारा इंटेंसिटी I1 और I2 सेम होता है, आया ना? YDSC के केस में आया ना?
I1 इज इक्वल टू I2 लेते हैं, कॉल इट I0। तो I मैक्स कितना हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा। ये बात सबको पता है, हाँ या ना? ये बात सबको पता है, हाँ या ना? जल्दी बताइएगा। इज दैट ओके गाइस? इज दैट ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार इतना भी शांत मत हो जाओ। हेलो Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, अरे तो बोला करो भाई। चलिए I मैक्स बाई 2, 4I0 बाई 2 दैट इज 2I, यानी कि हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी चाहिए, 2I0। सो आई 2I0 is equal to I0 plus I0 plus पाइस रूट ओवर I0 cos phi। यहां से हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा cos phi जो है वो 0 है, यानी कि हमारा phi जो है वो 90 डिग्री है। यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां के लिए हमारा फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग फेज डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, या ऐसे कहना चाहिए फाई बाय डेल्टा एक्स is equal to 2 pi by lambda, and therefore I can say delta x is equal to lambda into pi by 2 pi, which is lambda into pi के जगह पे pi by 2 by 2 pi। कितना आ गया ये, lambda by 4 आ गया। हाँ जी, डिफरेंस हमारा lambda by 4 होना चाहिए उस पॉइंट का। यस सर। तो लैम्डा से लैम्डा गया हमारा, सॉरी ये तो इसको रहने दीजिए आप। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो वाईडीएसी में पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ये याद है? वाईडीएसी याद है या ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा मुझे? डी साइन थीटा ई टैन थीटा दैट इज योर पाथ डिफरेंस, वो याद है या नहीं है? जल्दी भाई जल्दी, चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपको याद है। सो डी टैन थीटा पाथ डिफरेंस and t equal to lambda by 4. Now d tan theta will become y by d, and that is lambda by 4. So y is equal to lambda d by d into 4, lambda d by d into 1 by 4। हमारा जो बीटा होता है फ्रिंज विड्थ वो यही होता है lambda d by d into 1 by 4। बीटा होता है, यानी कि बीटा बाई 4 इसको लिखना चाहिए, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन होगा जहां पे इंटेंसिटी होगी वो पोजीशन कौन सा होगा, बीटा बाई 4 माइनस बीटा बाई 4। यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई मैक्स बाई, डू वी एग्री? हाँ जी, समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। सर एक बार साइड हटेंगे। चलिए हट गया। सर नीचे में क्या लिखा है वाई के बाद, वो जहाँ पर आपने वो कट्टी करी है? जी जी जी, वहां पर लैम्डा डी बाई डी को एक साथ लिखा इंटू 1 बाई 4 है, एज इट इज, यही टर्म दोबारा है लिखा है। बस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैम्डा डी बाई डी जो होता है वो बीटा होता है, तो बीटा बाई 4 मेरा पोजीशन आ गया, वाई पोजीशन आ गया, जहां पे कि मेरा इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ होगा। कहने का मतलब है कि ये हमने पता लगा लिया कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, जहां पे फेज डिफरेंस 90 है, और जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है। इज दैट ओके? हाँ जी, बोलिए तो, आगे चलें।
A parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single narrow slit of a width that much. The light is focused by convex lens on a screen placed in focal plane. The first minima will be formed at the angle of difference equals to. First minima कहाँ पे बनता है? हाँ जी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बनता है? तो बताएगा? y इक्वल टू बीटा पे, राइट राइट, y इक्वल टू बीटा इंटरफेरेंस के मैक्सिमा है, डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमा है, राइट? यस सर। चलो तो बस हो गया, काम खत्म है। बट y नहीं पूछा है, एंगल पूछा है, तो बेसिकली y बाई डी कर देंगे। बीटा आपका हो गया या फिर बीटा को लिख दीजिए लैम्डा डी बाई डी, तो हमारा जो एंगुलर पोजीशन थीटा हो जाता है वो सिंपली लैम्डा बाई डी हो जाता है। इज दैट फाइन? थीटा बेसिकली थीटा कैसे निकालते हैं? y बाई डी करके निकालते हैं। इज दैट फाइन? यस सर। हाँ जी, तो भाई लैम्डा है आपका 5000 एंगस्ट्रम के सी में 10 के पावर -10 डाल रहा हूं, और स्लिट का जो विड्थ स्मॉल डी है वो है 0.20 है ना, mm के खुशी में 10 के पावर -3 डाल रहा हूं। इसको हटा देंगे तो और एगो 10 के पावर -3 लिख दीजिए, इसको खत्म ही कर दीजिए। तो कितना हो गया ये? -4 भी बचा हुआ है, तो 10 के पावर -4, 3 यहाँ पे है, तो 0.5 आ रहा है शायद, देख लीजिए। अच्छा अभी इसमें वेरी गुड। बेसिकली दिस इज साइन थीटा, समझ रहे हैं? चलिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा एक्चुअल कंडीशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो जब ये थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं टैन थीटा या फिर थीटा से, बट अभी फिलहाल हमारे पास ये 0.5 है, इसको बहुत छोटा नहीं बोल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है हमारे पास 1/2 आ रहा है, लैम्डा बाई डी कैलकुलेट, तो थीटा 30 डिग्री। समझ में आया क्या? यस सर। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ है और कहाँ पे ये एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज का। In YDSC shown in the figure S1 and S2 are coherent sources. S is source and S is a screen. Having a hole at a point 1 mm away from the central line. White light 400 to 700 sent through हेलो, तो क्या हुआ भाई सर? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। जी सर। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि y इक्वल टू 0.1 mm इस पोजीशन पे कौन से कलर का मैक्सिमा बनेगा, ये हमें निकालना है। किस वेवलेंथ का मैक्सिमा बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इज दैट फाइन?
यस सर। जिसका मैक्सिमा बनेगा वही स्ट्रांगली आएगा। फाइन। ओके सर। हाँ जी, मेरे से करवाना है। तो करके हाँ जी। देखना पड़ेगा सारा, उसके बाद ही बता पाएंगे कौन सा होगा या जी नहीं सर, होगा। जी सर। अरे भाई सर चलिए। 8 वाला एक बार बोल ही दीजिए, मतलब करना नहीं है, हाँ भाई, बोल। हाँ भाई, नहीं वो नहीं बता रहा, मतलब एक बार बोल दीजिए। अरे बिल्कुल बोल भी रहे हैं। देखिए डायग्राम भी बन गया, नहीं रहते यहाँ पे होल वोल जो भी है वो 0.1 mm पे है। ये किसी का मैक्सिमा होना चाहिए, तो मैक्सिमा होने के लिए क्या कंडीशन है? एन बीटा एन लैम्डा डी बाई डी, यही है मैक्सिमा का पोजीशन। एस इक्वल टू 0.1 mm 10 के पावर माइनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ जी? चलिए। जी सर। तो अभी लैम्डा हमें पता नहीं है, बताएंगे। 1 दिया हुआ है। अच्छा 50 और 0.5, अच्छा डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, एन लैम्डा को एज इट इज रहने दीजिए। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी निकाल लीजिए, तो कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हो गया, बाई स्मॉल डी है 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कर देंगे, चलेगा ना? तो ये हो गया 10 के पावर माइनस 4। आर वी गुड? यस। हाँ जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बहुत बढ़िया। 0.5 कट गया, इसको ऊपर दे आइए, तो ये हो गया एन लैम्डा इज इक्वल टू, इनफैक्ट इसको सीधे मल्टीप्लाई ही कर दिए तो 10 के पावर माइनस 7 हो गया। हाँ जी सही है। यस सर। अच्छा एन जब बस इंटीजर हो सकता है और आपको आंसर चाहिए नैनोमीटर में ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए? 100 नैनोमीटर को लिख सकते हैं क्या? देखिए तो जरा, 10 के पावर माइनस 7 मीटर को मैं 100 नैनोमीटर लिख सकता हूँ क्या? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आपके पास जो वेवलेंथ का रेंज है वो है 400 टू 700, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। और एन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के लिए हो सकता है। तो कौन से लैम्डा के लिए ये सेटिस्फाई होगा? तो हमने डेसिमल सही से चेक किया था कि नहीं? 0.1 mm नहीं यार, 1 mm था, यहाँ पे एक मिस्टेक है। वेट, 0.1 mm नहीं था, 1 mm था। तो ये 10 के पावर माइनस 3 रखिए, तो ये आपका 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, और इसको आप 1000 नैनोमीटर के लिए। तो बेसिकली 400 टू 700 के बीच में कोई एक ऐसा वेवलेंथ है जो कि आपको लैम्डा इज इक्वल टू 1000 बाई एन करके मिलेगा। अब एन की जगह पे आप ट्रेन से 1 2 3 4 5 करते जाइए और चूज कीजिए कि इसके बीच में आपको क्या मिल रहा है। 1 कीजिएगा नहीं आएगा, 2 कीजिएगा हाँ आएगा, 500 आएगा। एन इक्वल टू 2 के लिए आपको लैम्डा कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। एन इक्वल टू 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 300, नहीं चलेगा। एन इक्वल टू 3 भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तो एन 2 ही इक्वल टू होगा 2 सर पे आपका सिर्फ। लैम्डा जो है, हाँ क्या सर 2 ही होगा सिर्फ। 2 ही होगा एग्जैक्टली। तो दैट्स द आंसर। समझ में आया क्या? जी सर। चलिए तो भाई लोग आज के लिए इतना ही हम कर पाएंगे, ठीक है, अनदर क्लास। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।